दोस्तों, सबसे पहले हम यह समझते हैं कि बागी 4 अचानक से क्यों इतनी चर्चा में है और इसका सफ़र कहां से शुरू हुआ। दरअसल बागी नाम की यह फिल्म सीरीज हिंदी सिनेमा की उन कुछ फ्रेंचाइजों में से है जो एक्शन और इमोशन को साथ लेकर चलती है। इसका पहला हिस्सा साल 2016 में रिलीज हुआ था, जिसमें टाइगर श्रॉफ और श्रद्धा कपूर मुख्य भूमिका में थे। उस समय टाइगर श्रॉफ इंडस्ट्री में नए नए आए थे, लेकिन अपनी मार्शल आर्ट और स्टंट की वजह से उन्होंने दर्शकों का ध्यान खींच लिया। बागी 2016 की कहानी भले ही सिंपल थी, एक लड़का एक लड़की और बीच में खलनायक, लेकिन जिस तरह से एक्शन को दिखाया गया उसने टाइगर श्रॉफ को तुरंत ही युवा पीढ़ी का एक्शन स्टार बना दिया। इसके बाद बागी 2 2018 में, जिसमें दिशा पटानी थी और फिल्म की कहानी थोड़ा गहरी थी, एक अपहरण रहस्य और ज़बरदस्त फाइट सीन्स। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बड़ी हिट रही और इसने साफ कर दिया कि टाइगर का नाम अब एक्शन फिल्मों के साथ हमेशा जुड़ने वाला है। फिर साल 2020 में आई बागी 3। यह फिल्म टाइगर के कैरियर की अब तक की सबसे बड़ी स्केल वाली फिल्म कही जाती है। हालांकि कोरोना महामारी की वजह से थिएटर बंद हो गए और इसका बिजनेस पूरा नहीं हो पाया, लेकिन फिल्म के ट्रेलर और एक्शन सीन्स ने दिखा दिया कि टाइगर श्रॉफ भारतीय सिनेमा के सबसे बड़े एक्शन हीरो बनने की तरफ बढ़े रहे हैं। अब आते हैं बागी 4 2025 पर। 3 फिल्मों के बाद दर्शकों को उम्मीद थी कि बागी 4 में कुछ नया और अलग देखने को मिलेगा। निर्माता ने भी तय किया कि इस बार फिल्म सिर्फ एक्शन पर नहीं बल्कि इमोशन और साइकोलॉजिकल ड्रामा पर भी ध्यान देगी। इस बार डायरेक्टर बदले गए। बागी 1 से बागी 3 तक अहमद खान ने डायरेक्शन किया था, लेकिन बागी 4 के लिए लाया गया ए हर्षा को, जो साउथ फिल्म इंडस्ट्री में एक बड़े नाम है और पहली बार बॉलीवुड में डायरेक्टर कर रहे हैं। इस बदलाव से फिल्म का टोन भी बदल गया। अब यह सिर्फ एक लड़का खलनायक और लड़की की कहानी नहीं, बल्कि एक आदमी की मानसिक स्थिति, उसकी लड़ाई और रियलिटी बनाम इमेजिनेशन की कहानी बन गई। बागी 4 की एक और ख़ास बात रही, इसमें मिस यूनिवर्स हरनाज संधू के अपना बॉलीवुड डेब्यू किया। इसके अलावा पंजाबी स्टार सोनम बाजवा, सीनियर एक्टर संजय दत्त और टाइगर के साथ कॉमिक इमोशन टच देने वाले श्रेयस तलपड़े भी कास्ट में शामिल हुए। यानी इस बार फिल्म में एक्शन तो है ही, साथ ही इमोशनल गहराई और बड़े नामों की स्टार पावर भी जोड़ा। अब हम समझते हैं पॉइंट नंबर 2 को, बागी 4 का निर्माण और निर्देशक पर। बागी 4 की सबसे बड़ी खासियत यह रही कि इसे बनाने का तरीका और इसकी टीम दोनों की पिछली फिल्मों से अलग थे। पहली 3 फिल्मों को निर्देशक अहमद खान ने बनाया था, लेकिन चौथे पार्ट के लिए प्रोड्यूसर साजिद नडियाडवाला ने एक नया दांव खेला। उन्होंने साउथ इंडस्ट्री के जाने माने डायरेक्टर ए हर्षा को चुना। ए हर्षा कन्नड़ फिल्मों की काफ़ी मशहूर है और उनकी फिल्मों की पहचान है भारी भरकम एक्शन, ड्रामेटिक प्रेजेंटेशन और इमोशनल टच। बागी 4 उनके लिए बॉलीवुड डेब्यू भी थी, इसलिए उन्होंने फिल्म को सिर्फ एक कमर्शियल एक्शन फिल्म की तरह नहीं बल्कि एक साइकोलॉजिकल एक्शन ड्रामा की तरह डिज़ाइन किया। इसके निर्माता साजिद नडियाडवाला। अब अगर प्रोड्यूसर की बात करें तो बागी सीरीज हमेशा से ही नडियाडवाला ग्रैंडसन इंटरटेनमेंट के बैनर तले बनी है। साजिद नडियाडवाला बॉलीवुड के उन निर्माताओं में से है जिन्होंने बड़े बजट और स्टार कास्ट वाली फिल्म बनाने का अनुभव है। बागी 4 पर भी उन्होंने जमकर पैसा लगाया। फिल्म का बजट रिपोर्ट्स के मुताबिक लगभग 100 से 120 करोड़ के बीच बताया गया। इसमें बड़े पैमाने पर स्टंट, विदेशी लोकेशंस, हाई टेक्नोलॉजी वाले एक्शन सीक्वेंस और वीएफएक्स शामिल थे। लेखक और कहानी का आधार समझिए। कहानी का काम राजत अरोड़ा ने संभाला। बागी 4 की कहानी एक अनऑफिशियल रीमेक है तमिल फिल्म एंचू एंचू 2013 की, लेकिन इसमें बड़े बदलाव किए गए ताकि हिंदी दर्शकों के हिसाब से इसे रोमांचक और भावनात्मक बनाया जा सके। शूटिंग और लोकेशन समझते हैं। फिल्म की शूटिंग कई लोकेशन पर हुई। मुंबई के स्टूडियो, मध्य प्रदेश के कुछ हिस्से और विदेशों में, खास तौर पर दुबई और यूरोप के कुछ हिस्सों में एक्शन सीक्वेंस शूट किए गए। टाइगर श्रॉफ के एक्शन सीन इस बार पहले से भी बड़े स्केल पर डिज़ाइन किए गए। उन्होंने खुद अपने कई स्टंट बिना बॉडी डबल के किए, यानी फाइट सीक्वेंस में असली पावर और मार्शल आर्ट की झलक दिखती है। और फिल्म टोन के बारे में बात करते हैं। निर्देशक ए हर्षा ने फिल्म का टोन थोड़ा डार्क और इमोशनल रखा।
पहली 3 फिल्मों में हीरो की लड़ाई बाहरी खलनायकों से थी, लेकिन इस बार कहानी हीरो की अंदरूनी लड़ाई है, उसकी पछतावा और मानसिक स्थिति पर ज़्यादा केंद्रित है। यानी यह फिल्म सिर्फ हाथ पैर चलाने की एक्शन मूवी नहीं, बल्कि एक माइंड गेम भी है, जहां दर्शक सोच में पड़ जाते हैं कि क्या असली है और क्या सिर्फ रोनी की कल्पना है। अब समझते हैं निर्माण और निर्देशक वाला हिस्सा। पॉइंट नंबर 3, मुख्य कास्ट और उनके किरदार। बागी 4 की मुख्य कास्ट और उनके किरदार हैं। बागी 4 की खासियत यह भी है कि इसमें पुराने और नए चेहरे का शानदार मिक्स देखने को मिलता है। आइए एक एक करके मुख्य किरदार को समझते हैं। टाइगर श्रॉफ नंबर 1, रणवीर रोनी प्रताप सिंह। इस फ्रेंचाइज का चेहरा हमेशा से टाइगर ही रहे हैं। बागी 4 में टाइगर का किरदार और भी डार्क और इमोशनल बना दिया है। रोनी नाम का यह किरदार एक हादसे से गुजरता है, जिसमें एक वह मानसिक और शारीरिक दोनों तरह से टूट जाता है। फिल्म के दौरान हमें यह देखने को मिलता है कि वह अपने प्यार की यादों, हेलोकेशंस और अपने डरावने सपनों से जूझ रहा है। एक्शन सीन की बात करें तो टाइगर ने इस बार भी कई डेविल स्टंट खुद किए, जिसमें यह रोल और असली लगता है। दूसरे नंबर पर संजय दत्त, चाको खलनायक। संजय दत्त का किरदार इस फिल्म का सबसे बड़ा खतरनाक हिस्सा है। चाको एक ऐसा विलन है जो सिर्फ फिजिकल नहीं बल्कि मेंटल लेवल पर भी हीरो को चुनौती देता है। उसके डायलॉग्स और स्क्रीन प्रेजेंस ज़बरदस्त है। फिल्म की रिलीज के समय संजय दत्त ने खुद कहा था कि यह रोल उन्हें उनकी सुपरहिट फिल्म वास्तव की याद दिलाता है। उनका किरदार दर्शकों को डराता भी है और आकर्षित भी करता है। तीसरे नंबर हरनाज संधू, अलीसा और अवंतिका डबल रोल। मिस यूनिवर्स 2021 हरनाज संधू का यह बॉलीवुड डेब्यू है। उन्होंने इस फिल्म में डबल रोल निभाया है। अलीसा और अवंतिका दोनों किरदारों की कहानी रोनी से जुड़ी है, लेकिन ट्विस्ट यही है कि कौन असली और कौन रोनी की कल्पना। हरनाज की स्क्रीन प्रेजेंस और खूबसूरती को डायरेक्टर ने काफ़ी अच्छे से फिल्माया है। उनके किरदार ने फिल्म को एक मिस्ट्री और रोमांटिक एंगल दिया है। चौथे नंबर सोनम बाजवा, ओलिविया प्रतिष्ठा। पंजाब की सिनेमा की जानी मानी एक्ट्रेस सोनम बाजवा इस फिल्म में एक अहम किरदार निभाती हैं। उनका रोल थोड़ा ग्लैमरस है, लेकिन साथ ही कहानी में इमोशनल लेयर जोड़ता है। वे रोनी के अतीत और उसके मानसिक हालात को समझने वाली इंसान बनती है। उनके किरदार ने फिल्म को थोड़ा दिल छू लेने वाला एहसास भी दिया। 5 नंबर पे वे आते हैं श्रेयस तलपड़े, जितेंद्र जीतू प्रताप सिंह, रोनी का भाई। श्रेयस तलपड़े ने फिल्म में रोनी के भाई का रोल किया है। उनका किरदार कहानी में इमोशनल सपोर्ट देता है। कई जगह पर हल्के फुल्के कॉमिक मोमेंट्स भी उन्हीं से आते हैं। भाईचारे का यह एंगल फिल्म की इमोशनल स्ट्रेंथ बढ़ाता है। छठे नंबर उपेंद्र लिमये, इंस्पेक्टर। मराठी और हिंदी फिल्मों के मशहूर एक्टर उपेंद्र लिमये ने पुलिस इंस्पेक्टर का रोल निभाया है। उनका रोल छोटा जरूर है, लेकिन कहानी को आगे बढ़ाने में अहम साबित होता है। 7 नंबर पर है पवन शंकर, सहायक किरदार। पवन शंकर का किरदार फिल्म में खलनायक की मदद करता दिखता है। उनका काम फिल्म को और ज़्यादा रहस्यमय बनाता है। अब बात करते हैं स्पेशल पॉइंट्स पर। इस बार की कास्टिंग ने फिल्म को बिल्कुल नया रंग दिया। टाइगर का युवा एक्शन हीरो इमेज, संजय दत्त का अनुभव और खलनायक का डरावना रूप, हरनाज संधू और सोनम बाजवा जैसी नई जोड़ी, और श्रेयस तलपड़े जैसा इमोशनल कॉमिक बैकअप। यानी बागी 4 में हर तरह का मसाला था। एक्शन, रोमांस, मिस्ट्री, इमोशन और फैमिली टच। अब इसके अगले हिस्से पॉइंट नंबर 4 पे आते हैं, फिल्म की कहानी पर। अब हम आते हैं पहले पॉइंट नंबर 4 पे, फिल्म की कहानी बागी 4 पर। बागी 4 की कहानी फिल्म की शुरुआत एक भारी भरकम ट्रेन हादसे से होती है। कैमरा धीरे धीरे ट्रैक पर टूटी ट्रेन, घायल लोग और अफरा तफरी दिखता है। इसी मंजर के बीच रोनी टाइगर श्रॉफ खून से लथपथ खड़े होता है। उसकी आंखों में सदमा, दर्द और डर साफ नजर आता है। रोनी का अपराध बोध। कहानी फ्लैशबैक और वर्तमान के बीच चलती रहती है, जब पता चलता है कि रोनी इस हादसे से गहराई से जुड़ा हुआ है।
वह खुद को जिम्मेदार मानता है, जबकि सच्चाई इससे कहीं ज़्यादा पेचीदा है। रोनी की आंखों के सामने बार बार उसकी पहली मोहब्बत की यादें आती हैं। हीरोइन की एंट्री एलिसा अवंतिका हरनाथ संधू, एक खूबसूरत लड़की रोनी की ज़िंदगी में बार बार नजर आती है। कभी वह हंसती है, कभी गुस्सा करती है, कभी उसको संतावना देती है। लेकिन यहाँ ट्विस्ट यही है कि रोनी खुद भी कंफ्यूज होता है, क्या यह लड़की सच में मौजूद है या सिर्फ उसकी हेलुकेशंस हैं। दर्शक भी सोच में पड़ जाते हैं कि यह प्यार असली है या उसके दिमाग की उपज। भाई का सपोर्ट, जीतू सीरियस तलपड़े। रोनी का भाई जीतू उससे बार बार हकीकत में लाने की कोशिश करता है। जीतू चाहता है कि रोनी अपनी ज़िंदगी दोबारा सामान्य रूप से करे, लेकिन रोनी का मन अतीत में अटक जाता है और वह लगातार डर और अपराध बोध से घिरा रहता है। विलन का आगमन, चाको संजय दत्त। अब कहानी में एंट्री होती है असली खलनायक चाको की। चाको कोई साधारण विलन नहीं है, बल्कि मास्टरमाइंड है। उसका मकसद सिर्फ रोनी को हराना नहीं, बल्कि उसके दिमाग को पूरी तरह से तोड़ देना है। चाको और रोनी का टकराव सिर्फ फिजिकल नहीं बल्कि मानसिक भी है। चाको रोनी के सबसे बड़े गिल्ट का फायदा उठाता है और उसे पागलपन की तरफ धकेलता है। सोनम बाजवा का किरदार, इसी बीच कहानी में सोनम बाजवा का किरदार आता है। वह रोनी को समझाने और उसका दर्द बांटने की कोशिश करता है। कई जगह पर वह रोनी के लिए गाइड बनता है, लेकिन यहाँ भी सवाल यही रहता है कि क्या वह असली है या रोनी के दिमाग का भ्रम है। अब आते हैं इंटरवल पॉइंट पर। इंटरवल तक फिल्म एक कदम रहस्यमयी हो जाती है। रोनी को लगता है कि वह दोहरी जिंदगी जी रहा है। यह एक तरफ एलिसा अवंतिका की यादें, दूसरी तरफ वास्तविकता, और बीच में चाको जो रोनी को कमजोरी को अपना हथियार बना चुका है। दूसरे हाफ, सच की तलाश। रोनी अपने अतीत को खंगालने निकलता है। फ्लैशबैक में पता चलता है कि जिस हादसे ने उसकी ज़िंदगी बदल दी थी, उसमें कुछ अनकही बातें और छुपे राज हैं। धीरे धीरे खुलासा होता है कि उसकी प्रेमिका की मौत महज हादसा नहीं थी, बल्कि इसके पीछे चाको का प्लान था। फिल्म का दूसरा हाफ पूरी तरह एक्शन और ड्रामे से भरा है। रोनी दुश्मनों से भिड़ता है, कभी सड़क पर कार चेंज, कभी गोदाम में हाथों से फाइट और कभी विदेशी लोकेशन पर हाई ऑक्टेन स्टंट। टाइगर श्रॉफ ने यहाँ अपनी पहचान के हिसाब से कई ऐसे स्टंट किए हैं जो दर्शकों को ताली बजाने पर मजबूर कर देते हैं। सच्चाई का खुलासा करते हैं यहाँ पे। क्लाइमेक्स के पास आकर रोनी को पता चलता है कि उसकी प्रेमिका वास्तव में मारी नहीं गई थी, लेकिन उसकी यादों और हॉलोकेशंस ने उसे यह विश्वास दिला दिया था। चाको ने इस पूरे खेल को अपने फायदे के लिए रचा था। फिल्म का सबसे धमाकेदार हिस्सा आता है जब रोनी और चाको आमने सामने आते हैं। यहाँ सिर्फ मुक्कों और गोलियों की लड़ाई नहीं, बल्कि मानसिक खेल भी चलता है। चाको हर बार रोनी की कमजोरी का मजाक उड़ाता है, लेकिन रोनी अपनी गलती और अपराध बोध से निकलकर मजबूत हो जाता है। लंबी और खून खराबे वाली लड़ाई के बाद आखिरकार रोनी चाको को हरा देता है, लेकिन जीत के बावजूद उसके चेहरे पर मुस्कान नहीं आती है, क्योंकि उसके अंदर जो जख्म है वो आसानी से भरने वाला नहीं है। फिल्म एक एहसास के साथ खत्म होती है कि रोनी ने बाहरी दुश्मनों को हरा दिया, लेकिन अपने अंदर की लड़ाई अभी तक जारी रखा है। बागी 4 सिर्फ एक एक्शन फिल्म नहीं, बल्कि इमोशनल और साइकोलॉजिकल ड्रामा है। यह कहानी है एक इंसान की जो हाथ से गिल्ट और हॉलोकेशंस के बीच फंसा है, और कैसे कैसे वह अपने अतीत का सामना करके अपनी कमजोरी को ताकत में बदलता है। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 5, एक्शन और इमोशनल एंगल्स। बागी 4 का एक्शन और इमोशनल एंगल। एक्शन का स्तर। बागी 4 सीरीज हमेशा से हाई ऑक्टेन एक्शन के लिए जानी जाती रही है, लेकिन इस बार डायरेक्टर ने एक्शन को सिर्फ मार धाड़ तक सीमित नहीं रखा। हर फाइट सीन का एक भावनात्मक कारण है। मतलब जब रोनी किसी से लड़ता है तो सिर्फ ताकत दिखाने के लिए नहीं, बल्कि गिल्ट, गुस्से और अपनी प्यार की यादों के लिए लड़ रहा होता है। बात करते हैं मुख्य एक्शन सेक्वेंस पर। ट्रेन हादसे वाला सीन। शुरुआत में ही
हादसे के दौरान रोनी का जान बचाने वाला एक्शन दिखाया गया। इसमें वीएफएक्स और रियल स्टंट का बेहतरीन कॉम्बिनेशन है। दूसरे नंबर कार चेंज और स्ट्रीट फाइट। बीच के हिस्सों में रोनी को विलेन के ग्रुपों से भिड़ते हुए दिखाया गया है। एक सीन में वह अकेला दर्जनों लोगों को मात देता है। तीसरी गोदाम वाली लड़ाई। डार्क बैकग्राउंड, बारिश और धुएं के बीच हुई इस फाइट ने फिल्म को हॉलीवुड स्टाइल टच दिया। चौथे नंबर क्लाइमैक्स बैटल। यह सबसे इमोशनल और ब्रूटल फाइट है। यहाँ सिर्फ मारपीट नहीं बल्कि संवाद और मानसिक खेल भी चलता है। हर पंच और किक में रोनी का दर्द झलकता है। इमोशनल एंगल। बागी 4 सिर्फ एक एक्शन पैकेज नहीं बल्कि इसमें गहरी भावनात्मक परतें भी हैं। नंबर 1 प्यार और गिल्ट। रोनी अपनी प्रेमिका की मौत या गायब होने को लेकर टूट जाता है, बिल्कुल पूरी तरह से। उसे लगता है कि वह उसे बचा नहीं सका। यह गिल्ट उसका सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है, उसको अंदर ही अंदर खोखला बना देता है। दूसरे नंबर भाईचारे का रिश्ता। जीतू सुरेश तलपड़े और रोनी का रिश्ता फिल्म को इमोशन स्ट्रेंथ देता है। दोनों भाइयों के बीच के सीन्स दर्शकों को हंसी भी देते हैं और आंसू भी। तीसरे नंबर हेलुसिनेशंस और हकीकत। रोनी का किरदार बार बार सवाल करता है, क्या मैं सही देख रहा हूँ या सब मेरे दिमाग का खेल है। यह मनोवैज्ञानिक उलझन दर्शकों को कहानी से जोड़ रखती है। पॉइंट नंबर 4 विलेन की चालाकी। चाकू संजय दत्त सिर्फ खून खराबा नहीं करता बल्कि रोनी की कमजोरियों पर वार करता है। वह बार बार उसे उसकी असफलता और गिल्ट याद दिलाता है। यह फिल्म को एक भावनात्मक खिंचाव देता है। क्यों खास है यह एंगल? अक्सर एक्शन फिल्मों में इमोशन कमज़ोर हो जाता है, लेकिन बागी 4 में एक्शन और इमोशन का बैलेंस ऐसा रखा गया है कि दर्शक सिर्फ तालियां ही नहीं बजाते बल्कि कई जगह आंसू भी भर आते हैं। यही वजह है कि यह फिल्म सिर्फ मार-धाड़ वाली मूवी नहीं है बल्कि एक इमोशनल जर्नी भी बन गई। आते हैं पॉइंट नंबर 6 बागी 4 का म्यूजिक और बैकग्राउंड स्कोर, संगीतकार और टीम के ऊपर। फिल्म का संगीत बनाया है सचिन जिगर और मित ब्रदर्स की जोड़ी ने। बैकग्राउंड स्कोर पर काम किया है जूलियस पैकियम ने, जो पहले भी कई एक्शन फिल्मों में दमदार बीजीएम दे चुके हैं। एल्बम में कुछ 5 गाने हैं और हर गाने का अपना अलग रंग है और अलग ही अंदाज है। रोमांटिक दर्द भरा पार्टी ट्रैक और मुख्य गाने के ऊपर बात करते हैं। नंबर 1 तेरा ही सोचूं रोमांटिक ट्रैक, गाया अरिजीत सिंह और श्रेया घोषाल ने। यह गाना रोनी और अलीसा अवंतिका की मोहब्बत को दिखाता है। लोकेशन विदेशी है और विजुअल शानदार। यह गाना जल्द ही चार्ट बस्टर बन गया। दूसरी पॉइंट जुदा न होना, इमोशनल बैलेड, गाया जुबिन नौटियाल ने। जब रोनी अपनी प्रेमिका की यादों में खो जाता है तब यह गाना बजता है। इसके बोल दिल को छू जाते हैं। तीसरे नंबर पॉइंट धमाका पार्टी ट्रैक, गाया बदशाह और नेहा कन्नड़कर ने। फिल्म के हल्के फुल्के हिस्से में इस्तेमाल हुआ है। यह गाना युवाओं के बीच काफ़ी पॉपुलर हुआ। सिर का दम मोटिवेशनल ट्रैक, गाया सुखवीर सिंह ने। रोनी जब अपने गिल्ट से बाहर निकलकर दुश्मनों को हराने का फैसला करता है तब यह गाना बजता है बैकग्राउंड में। यह गाना फिल्म का एड्रेनालिन बूस्टर है जो फिल्म को एनर्जी देता है। इश्क मेरा फीमेल वर्जन, गाया पलक मुच्छल ने। यह गाना फिल्म के अंत में रोनी और उसकी प्रेमिका की कहानी को समेटता है। इसकी धुन और आवाज़ बेहद सोलफुल है। बैकग्राउंड स्कोर बीजीएम, फिल्म का बीजीएम इसकी रूह है। ट्रेन हादसे वाले सीन में बीजीएम डर और बेचैनी पैदा करता है। एक्शन सीन में ड्रम्स, इलेक्ट्रिक गिटार और सिंथ का ज़बरदस्त इस्तेमाल किया गया था। रोनी और चाको के आमने सामने आने पर थ्रिलर जैसा टेंशन क्रिएट करने वाला बीजीएम चलता है। क्लाइमैक्स में बीजीएम इतना पावरफुल है कि दर्शक स्क्रीन से नज़र नहीं हटा पाते हैं। गाने फिल्म की रफ्तार को स्लो नहीं करते बल्कि कहानी के साथ फ्लो में चलते हैं। बीजीएम ने फिल्म के एक्शन और इमोशन सीन दोनों को और ऊंचाई दी, खासकर शेर का दम और जुदा न होना जैसे गाने की जुबान पर चढ़ गए।